हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। आज मैं सबसे पहले शुरू करना चाहती हूँ एक बहुत बड़े थैंक यू के साथ। आप सब लोगों ने जो हमारे चैनल पे आके उसको सब्सक्राइब किया और उसे इतना प्यार दिया कि हम कॉन्स्टेंटली मोटिवेट होते हैं कि हम अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाएं और मैं अपनी नॉलेज आप सबके साथ शेयर करती रहूं। ये प्यार बरकरार रखिएगा और ज़रूर हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर कोई मुझसे बोले कि एक चीज़ जो मैं अपनी लाइफ में, अगर कोई मुझे वरदान मिल जाए तो मैं वो मांग लूँ, तो मैं क्या मांगूंगी? आप क्या मांगोगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं जो मांगूंगी वो है एक चीज़, स्टॉप एजिंग। एजिंग ही रोक दो, क्योंकि जब हम एज होते हैं ना तो सिर्फ फिजिकली नहीं होते, वो हमारी मेंटल सिचुएशन को, हमारे कॉन्फिडेंस को भी एक धक्का पहुंचाती है। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम एज लेस हो जाएं या अपनी एज से एटलीस्ट 10-12 साल तो कम से कम नीचे दिखे? आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 बेसिक टिप्स फॉर एन एजलेस स्किन। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एजलेस स्किन के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि एजिंग होती ही क्यों है। अब एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक सेलुलर लेवल पे होता है, यानी कि सेल के लेवल पे जो डैमेज होती है वो बढ़ती जाती है टिश्यू के लेवल पे, ऑर्गन के लेवल पे और फिर आपके फेस पे दिखती है। जब हम यंग होते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी स्किन कैसी दिखती है? हमारी स्किन प्लम्प होती है, ड्यूई एक होती है, हाइड्रेटेड होती है, एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, क्योंकि एक प्लम्पनेस, एक वाइटैलिटी, एक यूथ हमारी स्किन में झलकता है। ये क्यों होता है? ये 2 वजह से होता है। एक तो जो स्किन का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो स्किन का ढांचा है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और दूसरा उस ढांचे के अंदर वाटर रिटेंशन बहुत अच्छी होती है। आपने कभी बिल्डिंग बनते हुए देखा है? आप अगर बिल्डिंग बनते हुए देखो तो आप सबसे पहले देखोगे कि वहाँ सरिये बांधते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके बीच में दीवारें लगाते हैं। अगर उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही हटा दो, यानी वो जो मेन फ्रेमवर्क्स हैं वो ही हटा दो, तो क्या होगा? बिल्डिंग लटक जाएगी। ऐसा ही हमारी एजिंग स्किन के साथ होता है। जो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, कोलाजन एंड इलास्टिन, ये स्किन को एक स्ट्रक्चर देता है और अपने अंदर अपने से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे स्किन में आती है एक यूथफुल लुक, एक डूई कॉम्प्लेक्शन, एक रिजिलियंस, एक इलास्टिसिटी, जो आपकी यूथ की डेफिनेशन है। अगर हमें एजलेस स्किन को पाना है तो हमें क्या करना है? इस कोलाजन को बरकरार रखना है। इफ़ वी आर एबल टू स्टिमुलेट दैट कोलाजन एंड गेट इट अप टू द ऑप्टिमम लेवल, हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक एजलेस स्किन अचीव कर सकते हैं, राइट? स्टडीज शो करती हैं कि 27 इयर्स तक हमारी बॉडी का पीक कोलाजन होता है। तभी आपने देखा होगा कि 27 इयर्स तक सब इतने अच्छे दिखते हैं, लेकिन 27 के बाद ये परसेंटेज डिक्रीज होती चली जाती है। कुछ लोगों में फास्ट होती है, कुछ लोगों में स्लो होती है। स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइट और बहुत सारे स्मोकिंग और डिफरेंट तरह के इश्यूज, आप बहुत सारे केमिकल्स लगा रहे हो या बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें इसको अफेक्ट करती है और इसको फासन करती है। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कोलाजन को स्टिमुलेट करें तो डेफिनेटली हम एक एजलेस स्किन की तरफ देख रहे हैं। तो हमारे 5 मेन चीज़ें हैं जो हमारे को, ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी स्किन के कोलाजन बिल्डअप में हेल्प कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ए, यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए और रेटिनॉल्स बहुत सालों से, इनफैक्ट 40-50 प्लस ईयर्स से लिटरेचर में बताए गए हैं एंड इनके बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। विटामिन ए या रेटिनॉल जब आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो स्किन का सेलुलर रीजनरेशन इंक्रीज होता है, यानी कि जो स्किन टर्नओवर है, जो सेल्स डिवाइड होके ऊपर लेयर्स में आते हैं और थिकनेस बढ़ाते हैं, वो इंक्रीज करता है। सेकेंडली, वो सेल्स के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है एंड कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। इसीलिए पोस्ट 25
हम रेटिनॉल्स एडवाइस करते हैं। एंड आपने देखा होगा कि आजकल ये ट्रेंडिंग भी बहुत है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक यंग एंड अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़। बट यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। सबसे पहले कि रेटिनॉल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, तो उनको लगाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। सेकेंडली, रेटिनॉल एक एक्टिव फॉर्म नहीं है, एक्टिव फॉर्म है रेटिनोइक एसिड। तो जो फॉर्मुलेशंस जहाँ पर रेटिनोइक एसिड, रेटिनल्स ये हों, आपको ये पिकअप करनी चाहिए, नहीं तो आप लगा तो रहे होगे रेटिनॉल लेकिन उसका कुछ इतना मेजर इफेक्ट नहीं आएगा। सो यू हैव टू पिकअप द राइट प्रिपरेशन। इसके ऊपर मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर मैं आपको पूरी साइंस समझाऊंगी, लेकिन अभी आप ये समझो कि रेटिनॉल्स और विटामिन ए इज द फर्स्ट ए इन योर एजलेस स्किन। सेकेंड इज बी मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है B3। अब B3 क्या करता है? B3 जिसको हम कॉमनली नाइसिनामाइड के नाम से भी जानते हैं, वो भी जो कोलाजन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं यानी कि फाइब्रोब्लास्ट है, उनको स्टिमुलेट करता है कि वो कोलाजन बनाए। साथ के साथ ये भी देखा गया है कि जो B3 है वो स्किन की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जब हमारी स्किन में सन डैमेज होती है, जो कि एक मोस्ट कॉमन रीज़न है स्किन एजिंग का, तो स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। B3 यानी नाइसिनामाइड इस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है ताकि हीलिंग बेटर हो सके, और साथ के साथ वो हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। तो आपका सेकेंड मस्ट ऐड इंग्रेडिएंट होना चाहिए विटामिन B3। अब थर्ड है C यानी विटामिन सी। विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि आप अपनी स्किन केयर में ऐड कर सकते हैं। AM रूटीन में ऐड कर सकते हैं या PM में भी ऐड कर सकते हैं। अब विटामिन सी का फ़ायदा क्या है? विटामिन सी बहुत डिफरेंट लेवल्स पे हेल्प करता है। सबसे पहले ये एंटीऑक्सीडेंट है। जब हम एजिंग की बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर हम उन फ्री रेडिकल्स को हटाना चाहते हैं ताकि वो जाके सेल्यूलर डैमेज ना करें। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए विटामिन सी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड हमारी इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये एंटी पिगमेंटिंग है, यानी कि ये जो मेलानिन सेल्स है उनकी भी प्रोडक्शन, जो उनमें से मेलानिन निकलता है उसको भी ये रोकता है। साथ के साथ जब फाइब्रिन कॉम्प्लेक्स बनता है जहाँ पर कोलाजन सिक्रीट होता है, वहाँ पर विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है उस कोलाजन को हार्डन या स्ट्रक्चरलाइज करने के लिए। अगर विटामिन सी नहीं है तो आपका जो कोलाजन क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए विटामिन सी आपकी एजिंग रूटीन में ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह इंटीग्रेट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए एग्जैक्टली, कहाँ आप किस रूटीन में फिट कर सकते हो, वो मैं आपको एंड में एक रन डाउन दूंगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के साथ, हाइलुरोनिक एसिड। अब आपने देखा होगा कि जो यंगर लोग होते हैं उनकी स्किन बड़ी सप्पल होती है, एक अच्छी सी लाइट रिफ्लेक्शन होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो कोलाजन उनकी स्किन में होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है और जो अपनी मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करके स्किन को एक सपल लुक देता है। अगर आप हाइलुरोनिक एसिड अपने स्किन केयर रूटीन में डाल रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहाँ ये देखने का है कि वो एक स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए टू मीडियम वेट हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड एक हैवी मॉलिक्यूल है, अगर आप सरफेस पे लगाओगे तो वो पेनिट्रेट नहीं होगा और एडिक्वेट इफेक्ट नहीं देगा। तो आपको जो प्रिपरेशन चूज करनी है वो ऐसी हो कि वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और उसको आप इमिडिएटली ऊपर से सील कर दो एक अच्छे मॉइस्चराइजेशन के साथ, जिससे कि स्किन के अंदर हाइलुरोनिक कंटेंट बढ़े और इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ इंक्रीज कोलाजन प्रोडक्शन हो और आपका मेलानिन प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो। फिफ्थ इंग्रेडिएंट है हमारे पेप्टाइड्स। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि पेप्टाइड सीरम्स ये यूज़ करने चाहिए। अब पेप्टाइड सीरम्स होते क्या हैं? बेसिकली ये शॉर्ट चेन अमीनो एसिड्स होते हैं जो कोलाजन प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर आपको 12th की या 10th की साइंस याद है, प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड से।
एक प्रोटीन को बनाने के लिए डिफरेंट अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। अगर हम कोलाजन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है। अगर हमारे पास वो अमीनो एसिड्स ही नहीं होंगे तो कोलाजन बनेगा ही नहीं। आप चाहे जितना मर्जी उन सेल्स को स्टिमुलेट कर लो, वो प्रोडक्शन ही नहीं होगी। तो इसलिए पेप्टाइड सीरम इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन केयर रूटीन में। इनफैक्ट आजकल ग्रोथ फैक्टर्स भी आ गए हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली सिप्ला ने लॉन्च किए हैं अपने ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि स्किन के अंदर रीजनरेशन लाते हैं। अंडर आइज के लिए भी उनकी एक प्रिपरेशन है। मैं अभी उनको यूज़ कर रही हूँ, उसका रिव्यू मैं जल्द ही डालूंगी। पर पेप्टाइड्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी स्किन केयर रूटीन में। ये 5 चीज़ें आपको ज़रूर यूज़ करनी है। 5 चीज़ें सिर्फ क्या इम्पॉर्टेंट है? क्या अगर हम सिर्फ ये यूज़ कर ले और बाकी चीज़ें अवॉइड कर दें तो सब कुछ ठीक है? नहीं। ये चीज़ें तभी काम करेंगी अगर आप अपने 3 स्टेप्स फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हो। अब 3 स्टेप क्या? फर्स्ट इज क्लेंजिंग। अगर आपकी स्किन क्लेंज्ड ही नहीं है तो आप कोई भी इंग्रेडिएंट लगाओगे वो पेनिट्रेट ही नहीं होगा। You are wasting that money and time and energy and expecting a result to come which will never come. तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम एज हों वैसे वैसे हम जो बहुत ड्राइंग क्लेंजर्स हैं उनको अवॉइड करें। आप नॉन ड्राइंग नॉन फोमिंग क्लेंजर्स में जाएं जिससे कि स्किन की जो डर्ट एंड ग्राइम है वो बड़ी जेंटली क्लीन हो और आप अपने एक्टिव्स लगा सको। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपके 3 पॉइंट फॉर्मूला में होनी चाहिए मॉइस्चराइजेशन। आप कोई भी एक्टिव लगाओ, अगर स्किन मॉइस्चराइज नहीं है तो वो कोई काम नहीं करने वाला। इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल कि आपके लिए जो आपकी स्किन टाइप के लिए जो मॉइस्चराइज़र इम्पॉर्टेंट है आप उसको अच्छे से यूज़ करें और फ्रीक्वेंटली यूज़ करें। तीसरी चीज़ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन एंड सनस्क्रीन, ये कोई भी चीज़ क्लेंजर मॉइस्चराइज़र आपके 5 एक्टिव्स 5 मॉलिक्यूल्स कुछ काम नहीं करेंगे अगर आप सनस्क्रीन के लिए सीरियस नहीं हैं। सनस्क्रीन अंदर, सनस्क्रीन बाहर, सनस्क्रीन ऑन अ क्लाउडी डे, सनस्क्रीन ऑन अ रेनी डे, सनस्क्रीन इट इज़। ये एक ब्रह्मास्त्र है एजलेस स्किन का। सनस्क्रीन तो बिल्कुल आपकी रूटीन में होना ही चाहिए। और अगर आप विटामिन ए रेटिनॉल्स यूज़ कर रहे हैं तो सनस्क्रीन तो डेफिनेटली होना चाहिए, नहीं तो वो आपकी स्किन को ड्राई एंड डैमेज कर देगा, हील नहीं करेगा। तो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट फॉर्मूला को 5 पॉइंट से कैसे इंटीग्रेट करें? बहुत सिंपल है। आप अपने रेटिनॉल्स को पीएम रूटीन में लेके जाएं, मॉइस्चराइज़र के साथ हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करें, साथ में आप पेप्टाइड सीरम्स एंड नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारे आपके मॉर्निंग रूटीन में जा सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक विटामिन सी आप मॉर्निंग में यूज़ कर लो विद द मॉइस्चराइज़र, आफ्टरनून में आपने पेप्टाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर लिया विद नियासिनामाइड, एंड नाइट में आपने रेटिनॉल यूज़ कर लिया। इस तरह के कॉम्बिनेशंस बना के आप बहुत इजीली इसके रिजल्ट्स देख सकते हो। लेकिन यहाँ ये ज़रूरी है कि आप इस रूटीन को मिस ना करो। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द रिजल्ट। अगर आप कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट भी कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली एक एक्सपेरिमेंट की तरह मेरी मानो 3 महीने के लिए करो ये रूटीन और फिर मुझे बताओ कि इस रूटीन ने आपकी लाइफ में क्या चेंज किया, आपके कॉन्फिडेंस को कितना बूस्ट किया और आपको कितना एंटी एजिंग इफेक्ट दिया। आपके कमेंट्स के लिए मैं वेट करूंगी। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।